हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 13 ध्वनि। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। पाठ क्रमांक 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पाठ 4 धातु एवं अधातु, पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम, पाठ 6 दहन एवं ज्वाला, पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, पाठ 11 बल तथा दाब, पाठ 12 घर्षण, पाठ 13 ध्वनि। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 13 ध्वनि के प्रश्न उत्तर। तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 13 ध्वनि के प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। नीचे देखिए हमें एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए हुए हैं और वो उन वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें जो सहायक होता है, कंपायमान स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो भाग सहायक होता है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर वीणा जो है उसका सहायक क्या है? तार, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर है यहाँ पर हमें दिया हुआ है तबला क्या है? तनित झिल्ली, उसकी एक तनित झिल्ली जो होती है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक का खोल जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और बांसुरी में जो छिद्र होते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। झांझ यानी मंजीरा, जो छोटी छोटी प्लेटें जो होती है उससे एक दूसरे को टकराने से वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए हम देख सकते हैं कि जो जैसे कि हम देख सकते हैं किसी वाद्य यंत्र को हम बजाते हैं तो उससे जो कंपन होता है उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। हम किसी वस्तु या माध्य स्थिति के इधर या उधर आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। और जब यह कंपन एक रबड़ के झल्ले को कर्षित हो या बीच में खींच कर रखते, जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको बता देंगे, तो यह कंपन है जिससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कंपन को हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। तो जो वीणा की ध्वनि होती है उसके तार से उत्पन्न होती है। तबला की ध्वनि जो है उसकी तनित झिल्ली से उत्पन्न होती है। ढोलक की ध्वनि उसके ढोलक के खोल से उत्पन्न होती है। बांसुरी की ध्वनि छिद्र से होती है और झांझ की ध्वनि छोटी छोटी प्लेटों से होती है। तो इस तरह से हमने निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग को लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जब हम बोलते तो हमारे गले में वाक यंत्र कंपित करता है। जो हमारे गले में वाक यंत्र है वह कंपित करता है जिससे हम बोलते हैं। मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच से वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। इसी को हम वाक यंत्र कहेंगे। और जब हम बोलते हैं तो हमारे गले से वाक यंत्र कंपित करता है और हमारी आवाज़ आती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मान लीजिए निर्वात में घंटी बज रही है, क्या आप आवाज़ सुन पाएंगे? कारण सहित समझाइए। देखिए हम निर्वात में बज रही घंटी को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ध्वनि का संचारण नहीं है। निर्वात में जो घंटी बज रही है उसे हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ध्वनि का संचारण नहीं है।
तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है मानव लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपनी एडुग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं। क्या वे बिना किसी विशेष उपकरण के एक दूसरे से बात कर सकते हैं? कारण सहित बताइए। तो देखिए, यदि दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं तो वह बिना किसी उपकरण के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है। क्या अंतरिक्ष में क्या है? वायु नहीं है, और वायु के माध्यम से ही हम अंतरिक्ष में ध्वनि सुन सकते हैं। तो यदि दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं तो वह बिना किसी उपकरण के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। एक वाद्य यंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए जो हवा में उड़ाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने वाद्य यंत्र का चित्र दिया हुआ है जो हवा में उड़ाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की छोटी सी गेंद लटकाए, चित्र में दिख रहा है आपको, लटकाए गिलास को कंपित कराइए, लटकाकर गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। इस तरह से एक वाद्य यंत्र की चित्र सहित हमने यहाँ वर्णन किया। देखिए, थर्माकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श कर रही है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इसी गति को दोलन गति भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को दोलन की आवृत्ति भी कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जा सकता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा है कौन से रोचक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों को इनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ एक वाद्य यंत्र का चित्र सहित वर्णन करना है, तो हमने यहाँ चित्र भी बनाया है और वाद्य यंत्र का वर्णन भी किया है। तो देखिए, एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लिया, धीमे गति से गिलास के किनारे से टकराइए, उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि प्रबल हो जाती है? हाँ। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। देखिए, हमने यहाँ पर लटकाई है। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं। देखिए कि गेंद कितनी विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपन के आयामों की तुलना कीजिए। तो इस तरह से हमने एक वाद्य यंत्र का चित्र सहित वर्णन किया जो हवा में उड़ाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में होता है। यहाँ चित्र दिया हुआ है। इस चित्र मतलब हमें चित्र सहित समझाना था, तो हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें हमें देखना है कि चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में होता है। देखिए, एक टब में बाल्टी भरकर उसमें घंटी को बजाने पर जल की ऊपरी सतह पर कान लगाकर हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं।
एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए, एक हाथ में एक छोटी सी घंटी लीजिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। जल में हिलाने के बाद ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? हाँ, एक टब में पानी भरकर हमने यहाँ पर रख लिया। देखिए, हमने यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा समझाया है, तो हम उसकी आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो संगीतमय ध्वनि होती है और स्वर होता है, शोर होता है, इसमें हमें क्या करना है? अंतर करना है। तो देखिए, जिस ध्वनि को सुनने से हम बाधित होते हैं या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते, जिस ध्वनि को सुनने से हम बाधित होते हैं या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते, शोर होता है। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। तो संगीत में ध्वनि और शोर में जो हमने अंतर बताया, मान लीजिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है? क्या आपको बसों या ट्रकों की ध्वनि अच्छी लगती है? नहीं। तो इसी प्रकार की ध्वनि को हम जो ध्वनि हमें अप्रिय होती है उसे क्या कहेंगे? हम शोर कहेंगे। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। जैसे हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर कहलाती है। इस तरह से संगीतमय ध्वनि हमारे कानों को अच्छी लगती है और शोर से हमारे कानों में तकलीफ होती है। तो यहाँ पर हमने संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर स्पष्ट किया है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को लिखिए। जो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को लिखना है। विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 166 से उत्तर मिलेगा। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो हमारा वातावरण है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है ध्वनि प्रदूषण में। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो और रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। कारखानों की ध्वनि। तो देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण है, हमने सभी ने वायु प्रदूषण के बारे में भी सुना है, देखा है, जो अवांछित गैसों से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अत्यधिक वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को भी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आपने कभी ध्वनि प्रदूषण कहाँ से होता है? तो देखिए, हमें यहाँ ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखना था, जिसकी सूची हमने यहाँ पर बनाई है। वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का विस्फोट से फटना, लाउडस्पीकर, कारखानों की मशीनें, रसोई घर, ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के उपकरण, टेलीविज़न, वातानुकूलर, और ये सभी क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो इस तरह से हमने ध्वनि प्रदूषण के कारणों को यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। मानव कर्ण, कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। देखिए, यहाँ पर हमने मानव कर्ण यानी कान का नामांकित चित्र बनाया हुआ है और उसकी कार्य प्रणाली को हमें समझाना है। यहाँ पर कान दिया हुआ है, ये क्या है? कर्णपट इसकी, और ये आंतर कर्ण है। तो ये क्या है? मानव का कर्ण यानी मानव कान। तो यहाँ देखिए, कर्णपट एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। जो कर्णपट है, ये देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है। यह क्या होता है? कर्णपट एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपट को कंपित करते हैं। कर्णपट कंपनों को
आंतर कर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। कभी कभी क्या जब हम जानते हैं कि किसी वस्तु को सुनना है हमें, तो क्या होगा कि किसकी वस्तु की आवाज़ सुनना है तो हम उसकी आवाज़ करते, फिर वह क्या होगी, हमारे कर्णपटल तक उसकी कंपन जाएगी। कंपन से वह क्या करते, कर्णपटल कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है और वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। प्रश्न नंबर 10 जो हमारा मानव कर्ण था, उसका हमने यहाँ पर नामांकित चित्र और उसकी कार्यप्रणाली को समझाया है। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 13 ध्वनि के प्रश्न उत्तर। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव।